Welcome once again, dear friends, and today we are going to study about slope of supply curve. सप्लाई कर्व के स्लोप के बारे में हम समझ चुके हैं कि सप्लाई कर्व कैसे ड्रा होता है। तो एक बार देख लेते हैं सप्लाई कर्व। ये सप्लाई कर्व है, इधर हम प्राइस लेते हैं, इधर क्वांटिटी सप्लाइड लेते हैं। तो प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में कुछ इस तरह का रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव रिलेशन। लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स that if a ceteris paribus, if other things remains constant, then when price increases, quantity supplied also increases and vice versa is equally true. तो ये हमारा, और इसके बेस पर हमने इससे पहले हम सप्लाई शेड्यूल देख चुके हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई देख चुके हैं, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई कर्व एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल, ये सब देख चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व के बारे में। तो स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व को डिफाइन क्या कैसे करते हैं। स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व डिफाइन होता है अमाउंट ऑफ चेंज। तो इट इज अमाउंट ऑफ चेंज इन द वेरिएबल measured on वर्टिकल एक्सिस क्या होता है, दैट इज वाई एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द वेरिएबल measured on the horizontal, that is x axis, horizontal axis। horizontal axis पर हम क्या लेते हैं, क्वांटिटी सप्लाइड, और वर्टिकल एक्सिस पर हम प्राइस लेते हैं। ओके, इफ द रेशियो हैज अ पॉजिटिव value, the curve is upward sloping from left to right, since supply curve represents positive relation between price of a commodity and its supply। ओके, यहाँ ध्यान देने की बात है कि स्लोप ऑफ अ सप्लाई कर्व इज पॉजिटिव and its slopes upwards from left to right। ये हम सप्लाई कर्व का जो ये जो डायग्राम है, इससे भी रिफ्लेक्ट होता है। और जिनको याद है डिमांड कर्व देख लेंगे, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है, और ये अपवर्ड स्लोपिंग। ओके, ये ध्यान देने की बात है कि सप्लाई कर्व में बी अ स्ट्रेट लाइन, हम तो स्ट्रेट लाइन ही दिखा रहे हैं यहाँ पर, स्ट्रेट लाइन कर लेते हैं इसको, और
कर्व्ड लाइन, दोनों दिखा सकते हैं इसको लाइन, दैट इज हाइपरबोला। ठीक है, दोनों तरीके से हो सकता है, तो ये ध्यान देने की बात है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ओके, अब हम स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व का स्लोप देखने का प्रयास करेंगे। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द पहला स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व, स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व। ओके, पहले तुम इसको डायग्राम बना देते हैं आपके लिए, और ये ऐसे डायग्राम हमने बना दिया, और ये वेरियस पॉइंट्स वी हैव ड्रॉन ऑन दिस, ऐसे ड्रा कर लिया, ए बी सी डी एंड सो ऑन, ये सप्लाई कर्व है। ठीक है, यहाँ पर प्राइस होता है 10 20 30 40 लाइक दैट, यहाँ पे कुछ वैल्यू होते 1 2 3 4 लाइक दैट, ये सप्लाई है, ये प्राइस है, इस तरीके से। अब इसको देखें, द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व है ही है ये। स्लोप, द स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व क्या होता है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई मतलब वाई में जो भी चीज़ लिए हैं उसमें चेंज को दिखाता है, वाई एक्सिस पे जो चीज़ लिया हम प्राइस लिया है, डेल्टा एक्स पे जो लिया है वस्तु नहीं है, मतलब ये सप्लाई। ओके, इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है थ्रू आउट, TH ROUGH थ्रू आउट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है, इट मीन्स दैट द चेंज in quantity supplied due to change in price of the good are in the same DIRECTION direction and same proportion। मतलब डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है। पहली बात तो अगर डेल्टा वाई में चेंज हो रहा है इधर, तो इसमें भी चेंज इधर, और ये डाउन फॉल देन इज हियर ऑल्सो, तो ये सेम डायरेक्शन में है, इसलिए पॉजिटिव रिलेशनशिप है। प्रोपोर्शन भी सेम है, तभी ये कांस्टेंट की बात हो रही है यहाँ पर। ये जो कांस्टेंट की स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व, यहाँ पर द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज कांस्टेंट थ्रू आउट। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ है, जो डेल्टा वाई में जो परिवर्तन हो रहा है और डेल्टा एक्स में परिवर्तन हो रहा है, दोनों बराबर मात्रा है, मतलब इसमें 2 चेंज आ रहा है तो इसमें भी 2, 4 4 10 10, देन ओनली इट इज़ अ कांस्टेंट। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। तो ये हमको यहाँ देखना होगा। ओके, नाउ दूसरा हमारा है कर्व्ड लाइन के ऊपर, कर्व्ड लाइन और हाइपर बोला के केस में स्लोप। ओके, स्लोप ऑन कर्व्ड लाइन। ठीक है, तो स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व, कर्व्ड लाइन और हाइपरबोला। ठीक है, तो पहले इसको डायग्राम बना लेते हैं। ऐसे डायग्राम बना लिया। हाइपरबोला का डायग्राम कैसा होता है देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा, हमने AFC कर्व भी देखा था, अगर आपको याद हो तो ऐसे हम लोग कुछ ड्रॉ करते थे। AFC कर्व यहाँ से आता है, एक्सेस को चेंज टच नहीं करता था वो। और ये हमारा, वो भी हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते थे, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता था, ये अपवर्ड स्लोपिंग, बस अंतर इतना ही है। ठीक है, अब हम इसको ये दिखा रहे हैं, प्राइस और क्वांटिटी के बीच के रिलेशनशिप को दिखा रहे हैं। ठीक है, बढ़ने की गति में थोड़ा परिवर्तन होता है। ये हमारा सप्लाई कर्व है। ठीक है, इधर प्राइस है, इधर सप्लाई है, क्वांटिटी सप्लाइड।
अब स्लोप ऑफ क्या, द स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व, स्लोप क्या है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ओके, इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। ठीक है, यहाँ ध्यान देना, यह उसमें कांस्टेंट था हमारा, इसमें क्या है, कंटिन्यूसली चेंजिंग, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ फिर कुछ और है। ठीक है, कंटिन्यूसली चेंजिंग, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में क्या था, कांस्टेंट था, मतलब दोनों के में बराबर का चेंज, जितनी वैल्यू इसकी उतनी वैल्यू उतनी, जितनी वैल्यू इसकी उतनी वैल्यू उतनी, ये था। ठीक है, इसको यहाँ कट कर देते हैं कि ये कन्फ्यूजन न हो कि इसका पार्ट। द स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स कंटिन्यूसली चेंजिंग एज it is a curved line, that is h by hyperbola। ओके, ये ध्यान रखने वाली बात है, और यहाँ पर हर एक पॉइंट पर ये चेंज होता जा रहा है। So now we will study about the exceptions to the law of supply। exceptions टू लॉ ऑफ सप्लाई। हम पहले बुलेट पॉइंट देख लेंगे, मेन हेडिंग, कि लॉ ऑफ सप्लाई के एक्सेप्शंस क्या हैं, क्योंकि हर जगह ये लॉ ऑफ सप्लाई सही नहीं बैठता है, और इट इज़ नॉट इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल द फील्ड्स। सो वो कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पर, कौन कौन से केसेस हैं जहाँ पर लॉ ऑफ सप्लाई नहीं सेट बैठता है, मतलब कि अगर प्राइस बढ़े तो सप्लाई बढ़े और प्राइस घटे तो सप्लाई घटे, ये है लॉ ऑफ सप्लाई। तो ये ऐसा कौन सा केस है, तो पहला पॉइंट हम लेते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर लॉ ऑफ सप्लाई मतलब ज़्यादातर केस में देखा जाता है कि यहाँ पर लागू नहीं हो पाता है, पूर्णतया लागू नहीं हो पाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, क्योंकि नेचर के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड होता है एग्रीकल्चर, और इसमें टाइम लैग होता है, और बैड वेदर की वजह से जो वेदर की जो कंडीशंस होती हैं उसकी वजह से प्रोडक्शन लो हो जाता है, और उसकी वजह से सप्लाई को बढ़ाना घटाना थोड़ा सा आसान नहीं होता है। तो प्राइस की चेंज होने पर सप्लाई को उस हिसाब से बढ़ाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर हम ये कर सकते हैं। तो इसको हम बाद में लिखेंगे, इसको ये चलो पहले लिख ही लेते हैं। द लॉ ऑफ सप्लाई इज नॉट मच applicable to agricultural products as their supply depends on nature and they are produced with a time lag। टाइम लैग मतलब बोले तो आज ये इसको सोइंग हुआ, हार्वेस्टिंग ये, मतलब क्विक हम नहीं इसमें चेंज ला सकते, उसके बीच में एक टाइम ड्यूरेशन होता है रिजल्ट आने में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के आने में। ठीक है, तो टाइम लग होता है। इफ़ ड्यू टू बैड वेदर कंडीशंस द प्रोडक्शन is low, then the supply of
goods cannot be increased even if the price is high। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा है पेरिसेबल गुड्स। पेरिसेबल गुड्स, सड़ने वाली वस्तुएं, उसके ऊपर भी नहीं लागू होता है। कैसे? एज दीज गुड्स, बहुत बार देखा होगा टमाटर खरीदते समय आपने, कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक इनको स्टोर नहीं किया जा सकता है। सो इवन इफ, यद्यपि, इवन इफ देयर प्राइस फॉल्स, द सेलर would like to sell more। ठीक है, इनको लंबे समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता है कि अगर यद्यपि कि इनके प्राइस कम हो रहे हैं तब भी जो है सप्लायर चाहेगा कि जल्दी जो भी निकल जाए, जो भी पैसा मिल जाए हमको, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल करेगा। मतलब लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट होल्ड गुड। तीसरा पॉइंट है सप्लाई ऑफ रेयर गुड्स। सप्लाई ऑफ रेयर गुड्स, सप्लाई ऑफ रेयर गुड्स इस केस में भी लागू नहीं होता है। सप्लाई ऑफ रेयर गुड्स विच आर स्केयर्स, मतलब इसकी स्कैर्सिटी है, स्केयर्स इन, सॉरी इज लिख दिया, इन नेचर, फॉर एग्जाम्पल लाइक कॉस्टली पेंटिंग, रेयर रेयर coins etc. cannot increase if their prices are increased, क्योंकि उसकी सप्लाई को बढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो रेयर है, स्केर्स है, इसलिए उसके प्राइस अगर बढ़ते भी हैं तो उसकी सप्लाई को नहीं बढ़ाया जा सकता। फोर्थ पॉइंट डिस्पोजेबल ऑफ ओल्ड स्टॉक्स। डिस्पोजल ऑफ ओल्ड स्टॉक्स, इस केस में भी लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट होल्ड गुड। अब देखिए इन ऑर्डर, डिस्पोजल ऑफ ओल्ड स्टॉक, इन ऑर्डर टू क्लियर, खाली करें, पुराने स्टॉक को बेच रहे हैं। ओल्ड स्टॉक्स एज फॉर एग्जाम्पल व्हेन सीजन्स change or for renovating their stores, क्या हो रहा है, stores, firms hold clearance sale, okay, in order to clear the old stocks, as for example when seasons change or for renovating their stores, firms hold clearance sale, है ना, clearance sale छूट बहुत देती है। in order to clear old stocks, seller
increase supply even if the prices are low. Next, पांचवा, non availability of resources. Non availability of resources. Non availability of resources. If productive resources are limited, production and supply of a good cannot be increased even if the prices are rising. ये बात सुनिए. If productive resources are limited, production and supply of a good cannot be increased even if the prices are rising. ठीक है. प्रोडक्टिव जो रिसोर्स होते हैं और अगर उनकी मात्रा सीमित है तो प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ अ गुड कैन नॉट बी इंक्रीज्ड इवन इफ द प्राइसेज आर राइजिंग. इसका मतलब यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट होल्ड गुड. तो द लॉ ऑफ सप्लाई को हमने 5 केसेस ऐसे देखे जहाँ पर ये सही नहीं बैठता है, मतलब कि ये सही नहीं तरीके से काम करता है, डज नॉट होल्ड गुड. पहला है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, दूसरा था पेरिशेबल गुड्स, तीसरा हमने देखा सप्लाई ऑफ रेयर गुड्स, जो रेयर गुड्स हैं, जैसे पेंटिंग का हमने एग्जांपल लिया था, रेयर कॉइन्स का एग्जांपल लिया था. ठीक है. चौथा हमने लिया था डिस्पोजल ऑफ ओल्ड स्टॉक्स, जो क्लियरेंस सेल वगैरह लगाते हैं. तो ऐसे केस में भी ये सही नहीं होता है. लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट होल्ड गुड. ओके. और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो अगर रिसोर्सेज कोई अवेलेबल नहीं है, जैसे प्रोडक्टिव रिसोर्सेज का एग्जांपल लिया, अगर उनकी मात्रा लिमिटेड है तो प्रोडक्शन और सप्लाई को नहीं बढ़ाया जा सकता है इवन द प्राइसेज आर राइजिंग. तो इस तरीके से हमने देखा कि कहाँ कहाँ पर एक्सेप्शंस हैं लॉ ऑफ सप्लाई के.